एक छोटा मोटा और डरा हुआ बच्चा था जिसे हमेशा लगता था कि उसे किसी अन्य लिंग से बांध दिया गया है जो कि वह है ही नहीं। मेरा जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था। बचपन से ही मुझे महसूस होने लगा था कि मैं लड़का नहीं हूँ, मेरा जिस्म अलग है और आत्मा अलग। फिर आने वाले सालों में उन्होंने कहा, मैं एक पुरुष नहीं हूँ और मैं एक महिला नहीं हूँ। मैं एक या दूसरा होने के लिए दोनों ही लिंगों के कई नियमों को तोड़ती हूँ। आप मुझे ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। मैं अपने आप को एक यात्री मानती हूँ। नमस्कार, मैं श्रुति अग्रवाल। औरतनामा के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कैट बॉर्नस्टीन की। कैट बॉर्नस्टीन ट्रांसजेंडर लेखक, नाटककार और कार्यकर्ता, जिनके लिखे हुए लेख 5 भाषाओं में 300 से अधिक हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं। उनकी किताब जेंडर आउटलॉ में उन्होंने अपने जीवन के उतार चढ़ाव और उपलब्धियों के बारे में लिखा है। इसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग लोगों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो बताते हैं कि अनेक ऐसे लोग हैं जो लिंग के बंधन से परे हैं। उनका यह कार्य ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आवश्यक स्तंभ माना जाता है। आज के समय में ट्रांसजेंडर समुदाय पर काफी साहित्य उपलब्ध है। ट्रांसजेंडर लोगों को समाज स्वीकार कर रहा है। अभी 31 मार्च को ही वर्ल्ड ट्रांसजेंडर डे मनाया गया। कुछ समय में ही हम सुष्मिता सेन अभिनीत ताली देखेंगे, जिसमें उन्होंने एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट का किरदार निभाया है। लेकिन आज से कुछ समय पहले ऐसा ना था, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, विदेश में भी। कैट बॉर्नस्टीन के लेखन से पहले इस विषय पर बहुत कम लिखा गया। जो लिखा भी गया था उसमें से भी अधिकांश या तो अश्लील साहित्य था या उस तरह के चिकित्सकीय लेख थे जिसमें जेंडर डिस्फोरिया को अजीब मानसिक बीमारी के रूप में दर्शाया गया था। कैट बॉर्नस्टीन को समलैंगिक और नारीवादी सिद्धांत के क्षेत्र में किए गए कार्य और सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के लिए उनकी की गई वकालत के लिए भी जाना जाता है। कैट का जन्म 1948 में अल्बर्ट बॉर्नस्टीन के रूप में न्यू जर्सी में हुआ था। बेहद कम उम्र में उन्हें महसूस होने लगा था कि वे लड़का नहीं है। मिडिल स्कूल तक आते आते वे स्वयं को लड़के के जिस्म में बंधा हुआ महसूस करती थी। इस कारण वे लंबे समय तक अवसाद में रहीं। एनोरेक्सिया की भी शिकार हुईं, यहाँ तक कि उनके मन में आत्महत्या करने जैसे विचार भी आने लगे थे। इसके बाद उन्होंने स्वयं को जानने समझने की अनूठी यात्रा शुरू की। स्वयं को जानने की कोशिशों के बीच उन्होंने चर्च ऑफ साइंटोलॉजी को ज्वाइन किया। इसी चर्च को मानने वाली एक महिला से उनका विवाह भी हुआ। उनकी एक बेटी भी हुई। वे साइंटोलॉजी चर्च के विस्तार के लिए अक्सर यात्राएं भी किया करती थीं। इन यात्राओं के समय वे महिला होने का स्वांग करती, लेकिन होटल का कमरा छोड़ने से पहले सारे सबूत मिटा दिया करती थीं। फिर 1982 में ऐसा मोड़ आया जब कैट ने चर्च की कुछ वित्तीय अनियमितताओं के बारे में आवाज उठाई और उन्हें बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्हें साइंटोलॉजी के दुश्मन के रूप में भी लेबल कर दिया गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में काफी बदलाव आए और वे अपनी बेटी जेसिका से संवाद नहीं कर पाईं, ना ही अपने पोते क्रिस्टोफर और सेलेना से मिल पाईं। हालांकि वे समय समय पर अपनी किताबों में उनके लिए अपने प्यार का उल्लेख जरूर करती रहीं। इसी साइंटोलॉजी चर्च में उनकी मुलाकात एक सहायक चिकित्सक से हुई थी जो समलैंगिक था। उसके साथ वे लिंग डिस्फोरिया पर खुलकर चर्चा कर सकती थी। इन्हीं चर्चाओं के बाद 1982 में उन्होंने स्वयं को पुरुष से महिला के रूप में बदलने के लिए हार्मोनल, सर्जिकल और सामाजिक व्यवहार में बदलाव का निर्णय लिया और 1986 तक वह स्वयं को पुरुष से महिला के रूप में बदल चुकी थीं। इसके बाद उन्होंने महसूस किया कि पुरुष की तरह महिला होना भी उनके लिए एक स्वांग है, अभिनय है। इसके बाद 1988 में उन्होंने माना कि वे ना ही पुरुष हैं, ना ही महिला, वे लिंग के बंधन से परे हैं। अपनी इस यात्रा और यात्रा में मिले किरदारों से प्रेरणा लेकर उन्होंने कई किताबें लिखी, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों, उनके मनोभावों के बारे में विस्तार से लिखा। जेंडर आउटलॉ के अलावा हेलो क्रूअल वर्ल्ड, 101 अल्टरनेटिव टू सुसाइड फॉर टीन फ्रीक्स एंड अदर आउटलॉज, अ क्वीर एंड प्लीजेंट जेंडर, अ ट्रू स्टोरी ऑफ अ नाइस Jewish boy who joined the Church of Scientology Society,
and leaves 12 years later to become L. My gender workbook, How to Become a Real Man, a Real Woman, or something else in reality. My new gender workbook, Step-by-Step Guide to Achieving World Peace through Gender Anarchy and Sex Positivity. इसके साथ ही Nearly Roadkill। इन सभी किताबों में कैट बॉर्नस्टीन ने स्वयं को खोजने की अपनी जीवन यात्रा के बारे में विस्तार से लिखा है। अपने जीवन पर लिखते हुए वे अन्य ट्रांसजेंडर लोगों के सामने आने वाली समस्याओं और उनके मनोभावों को समाज के सामने बेहद साफ तौर पर रखती जाती हैं। इसके अलावा अपने जीवन के 25 साल उन्होंने अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में ट्रांसजेंडर विषय के संबंध में अपने विचार रखने में व्यतीत किए। समाज का नजरिया बदलने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अपने अंतिम समय में उन्हें लंग कैंसर ने घेर लिया था। इस समय भी वे सोशल मीडिया के जरिए अपने पाठकों से रूबरू होती रहती थीं। उनके बीच में आंटी कैट के रूप में पहचानी जाती थी। वे सोशल मीडिया अपडेट के जरिए अपनी सेहत से जुड़ी बातें करते हुए जीवन के गूढ़ रहस्यों पर पैनी कलम चलाती थीं। ये सच है कि उनके परिवार ने उन्हें जैसे वे थीं वैसा नहीं स्वीकारा, लेकिन उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा परिवार बनाया था। अपने अंतिम समय में उन्होंने लिखा था कि कई लोगों को पसंद है कि मैंने क्या लिखा और कैसे लिखा। वे मुझे अपनी आंटी के रूप में सोचते हैं और यह अच्छा लगता है। एक परिवार का हिस्सा बनकर अच्छा लगता है। और उनके परिवार में अधिकांश वे लोग शामिल थे जो अपनी लैंगिक पहचान से जूझ रहे थे। उन्हें कैट बॉर्नस्टीन ने जीवन जीने का रास्ता दिखाया था। वे अभी भी रास्ता दिखा रही हैं।